हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक। हम्म, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था हमने? लास्ट क्लास में किस टॉपिक पे बात चल रही थी? ग्राहम्स सर लॉ ऑफ लिफ्टिंग डिफ्यूजन पे बात सर लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ गैस फिल्ड वॉल्यूम पेलोड। अच्छा, पेलोड वाला हमने कर लिया था। उसके दोनों क्वेश्चंस कर लिए थे आई थिंक, पेलोड के, या एक ही किया था? पेलोड वाला जो दूसरा क्वेश्चन था वो सॉल्व किया था, मैंने दिया था शायद। सर हुआ नहीं। हुआ नहीं? क्वेश्चन क्या था? तो फाइंड द एक सेकेंड। लिफ्टिंग पावर ऑफ 100 लीटर balloon। हम्म। एक सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन इज find the lifting power of a 100-liter balloon filled with helium at 730 mm of Hg and 20 at 25 degrees Celsius। ठीक है, हमें बताना है एट 73 mm ऑफ Hg एंड 25 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ मर्करी बता रखा है। तो वॉल्यूम कितना है बैलून का ये पता है तुम्हें, दैट इज 100 लीटर। सब कुछ तो गिवन है, फॉर्मूला लगा दोगे, क्या दिक्कत क्या है थी इसमें? हम्म, दिक्कत क्या आई थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के। क्या आएगा? पीवी अपॉन आरटी। प्रेशर 730, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 730 डिवाइड बाय 760, एटीएम में चेंज हो गया। वॉल्यूम 100 लीटर, और आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। अब नो, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, देखो इसको सॉल्व करके सर कितना आता इसमें है। आर की वैल्यू 0.082 वाली नहीं लगाएंगे? तो 1/12 भी होती है वो। यस सर। 0.082 वाली 1/12 भी तो होती है वो वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ गई तो बाकी सब कुछ तो तुम्हें गिवन ही है। उसको फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकालो, सिंपल। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ पेलोड। अब मास ऑफ पेलोड निकालना है तुम्हें, लिफ्टिंग पावर मतलब मास ऑफ पेलोड ही निकालना है। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस माइनस ये करना पड़ेगा। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ बैलून, माइनस मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ गैस इंटू वॉल्यूम ऑफ बैलून। जब मास ऑफ गैस तो हम सीधा यहाँ से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, यहाँ से मास निकाल लेना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, यहाँ से मास निकाल लेना। मान लो नंबर ऑफ मोल्स एक्स आए, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो एक्स इंटू 4 आ जाएगा, इंटू मोलर मास करेंगे, मास तो हीलियम गैस है ना इसलिए। तो मास ऑफ गैस आ गया प्लस मास ऑफ बैलून, दे रखा है क्या? मास ऑफ बैलून दे रखा था क्या? मास ऑफ बैलून नहीं दिया था इसमें इसमें ठीक है, रह गया होगा क्वेश्चन में, मे बी मेंशन करना भूल गया हूँ। कुछ मान लो, जैसे मान लिया मास ऑफ बैलून 100 kg ले लो, बस पुट करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल दो। ठीक है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। नो। ठीक है, मास ऑफ बैलून बस गिवन
नहीं था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, बाकी तो सब कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट में इसको केटीजी भी बोलते हैं, केटीजी। ठीक है, इस चैप्टर की भी ना काफी चीजें तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, इस चैप्टर के रिलेटेड भी काफी चीजें फिजिक्स में पढ़ते हो तुम। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा दोबारा रिवाइज हो जाएगा फिजिक्स में जब पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंट रहती हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली आइडियल गैस के लिए कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं काइनेटिक थ्योरी के, वो हमें पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालो पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। केटीजी बेसिकली एक थ्योरी थी आइडियल गैसेस के लिए। तो देखते हैं हम क्या थ्योरी थी, वो क्या पोस्टुलेट्स है इस थ्योरी के। पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, तो सबसे पहला पोस्टुलेट, गैस कंसिस्ट ऑफ। ये पोस्टुलेट अच्छे से याद रखते हैं क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई मेंस में या नीट में। तो देखो, गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी spherical tiny spherical particle called molecule of gas, called molecule of gas, which are identical in shape, which are identical in shape, shape and size। साइज भी बोल सकते हो, मास भी बोल सकते हो। तो पहला पोस्टुलेट क्या है केटीजी का, कि जो गैस है वो टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल से मिलकर बनी है। जो गैस जो है वो टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और वो सब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं शेप में और साइज में। सब मॉलिक्यूल्स किसी गैस के आइडेंटिकल होते हैं शेप और साइज में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, द वॉल्यूम occupied by the molecule, by the molecule is negligible, is negligible in comparison to, in comparison to, in comparison to total volume of the gas, total volume of the gas. For an ideal gas, for an ideal gas, volume of gas molecule is zero. Volume of gas molecule is zero. तो सेकंड पोस्टुलेट क्या है, सेकंड पोस्टुलेट ये है कि जो गैस का वॉल्यूम है उसमें जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट। दैट मींस वो कहना क्या चाह रहा है, मान लो एक कंटेनर है, उसमें मैंने गैस के कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इस कंटेनर में गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा है। अब इस गैस का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इस गैस का टोटल वॉल्यूम अगर हम तुमसे पूछे तो क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। इस गैस का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो अब बोला क्या जा रहा है, अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इतना जितना जितने एरिया में ये है इतना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये बहुत छोटे हैं इसलिए बहुत छोटा थोड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। तो बेसिकली वो कहना क्या चाहता है कि मॉलिक्यूल इतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस।
सो हम ये बोल सकते हैं कि आइडियल गैस के लिए जो गैस का मॉलिक्यूल होता है, जो वॉल्यूम होता है जो गैस मॉलिक्यूल का, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, ऐसा माना जाता है फॉर आइडियल गैस। बट रियल गैस में ये चीज नहीं होती। रियल गैस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो भाई गैस के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम नेग्लिजिबल मान लोगे, कुछ तो कुछ वो करेंगे ऑक्यूपाई। तो आइडियल गैस में दो मेन पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट यही होता है जो अभी हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। दैट मींस फॉर एन आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0। तो गैस मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो नेग्लिजिबल होता है जो पूरे इस कंटेनर का वॉल्यूम होता है, मतलब जो पूरे गैस का वॉल्यूम होता है। एक तो आइडियल गैस में ये पॉइंट होता है जो कि रियल गैस में ट्रू नहीं होता। दूसरा पॉइंट एक ये भी होता है आइडियल गैस में कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज नेग्लिजिबल, या वो होती नहीं है ऐसा मान। तो आइडियल गैस में देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। बट रियल गैस में ऐसा नहीं पॉसिबल होता, रियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो उसकी भी बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट इज गैसियस मॉलिक्यूल्स, gaseous molecules are always in are always in random are always in random motion and collide and collide with each with and collide with other gaseous molecules, collide with other gaseous molecules and with walls of the container, and with the walls of the container। ये चीजें भी, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, ब्रोनियन मोशन करते रहते हैं। और जब रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तो बाकी जो गैसियस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो है वो बाकी गैसियस मॉलिक्यूल के साथ भी कोलाइड करता है, और वो जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं उसके साथ भी कोलिजन करता रहता है। फोर्थ पॉइंट है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू these molecular these is due to these collision molecular collision with the walls of the container, with the walls of the walls of the container। तो बेसिकली जो प्रेशर होता है गैस का जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता भी चुका हूँ। जो मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहे हैं वॉल के साथ, कंटेनर की वॉल के साथ जो मॉलिक्यूलर कोलिजन हमें देखने को मिल रहे हैं, उनकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस कंटेनर की वॉल पे, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज बेसिकली अ प्रेशर। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, देखो ये पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि पूरे पॉइंट्स को रट्टा मारना है, तो ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि रीजन बीइंग कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जैसे जेईई मेंस में सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि अकॉर्डिंग टू केटीजी बताओ इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दीज कोलिजन्स, सर आपस में प्रेशर कोलिजन की वजह से प्रेशर नहीं बनेगा? क्या क्या आपस में जो कोलिजन होता है, नहीं यस नहीं सर। नहीं नहीं, आपस आपस में कोलिजन की वजह से कोई प्रेशर नहीं है। जो वॉल के साथ कोलिजन करेगा उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है ना। ओके सर। So these collisions are elastic in nature। ये जो collisions होते हैं completely इलास्टिक होते हैं नेचर में, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर
molecular attraction forces are negligible in fact for an ideal gas, in fact for an ideal gas, attraction or repulsion force attraction or repulsion force are equal to 0 are equal to 0। तो मैंने क्या चीज बताई तुम्हें मेनली, जो आइडियल गैस में वो दो चीजों का बेसिक डिफरेंस है। पहला पॉइंट तो ये वाला, एक तो ये वाला पॉइंट और एक जो अभी हमने पॉइंट किया। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आइडियल गैस के लिए भी ट्रू होते हैं, रियल गैस के लिए भी ट्रू होते हैं, बट ये दोनों पॉइंट सिर्फ आइडियल गैस के लिए ट्रू होते हैं। यही मेनली इन्हीं दो पॉइंट्स का फर्क होता है बिटवीन एन आइडियल गैस एंड अ रियल गैस। कि आइडियल गैस में पहली चीज कि हम वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है, मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब आइडियल गैस में वॉल्यूम, जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है, दैट इज 0। और दूसरी चीज की जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं इन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेज, दोनों टाइप की जो फोर्सेज हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन, वो दोनों 0 होती है। मतलब देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिव अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ठीक है। सेवंथ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन are applicable are applicable on the motion of gaseous molecule, on the motion of gaseous molecule। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ गैस। तो जो मोशन है गैसियस मॉलिक्यूल का, इस पे भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो सकता है। ठीक है। सेकंड, 8th पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, द इफेक्ट ऑफ gravity is negligible on is negligible on molecular motion, negligible on molecular motion। तो मॉलिक्यूल्स का साइज और मास इतना कम होता है, मॉलिक्यूल्स का साइज इतना कम होता है कि ग्रेविटी का उसके ऊपर नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूलर मोशन का। ग्रेविटी का नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल। जैसे मान लो नॉर्मली अगर हम किसी, मान लो बॉल को फेंकते हैं ऐसे, तो मान लो मैंने सीधा ऐसे बॉल को फेंका तो वो सीधे रहते नहीं है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो ऐसे पैराबोलिक मोशन कर लेती है, नॉर्मल अगर देखें, नॉर्मल पार्टिकल की बात करें। बट अगर इन मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे सीधा, ये सीधा एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ये उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, बिकॉज ग्रेविटी का इनके ऊपर नेग्लिजिबल इफेक्ट या ना के बराबर इफेक्ट होता है। ठीक है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा ही, बट ना के बराबर होता है क्योंकि साइज ही इतना कम होता है मॉलिक्यूल्स का, या फिर मास ही इतना कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। सर हाइट भी उतनी रहती है सर? हाइट भी उतनी रहती है मतलब? सर जैसे ये मतलब मतलब, सीधे जा रहा है तो सीधे ही जाता रहेगा, मतलब नीचे हाँ 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 हाइट कम नहीं होगी? हाँ 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 हाँ, ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं है ना, इसलिए। यस सर। सो द एवरेज, नेक्स्ट पॉइंट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, the average kinetic energy of gaseous molecule, of the average kinetic energy of gaseous molecule is proportional to, is proportional to absolute temperature of the gas, to absolute temperature of the gas। ये सबसे important point।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टार मार्क करके लिख लो कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैसियस मॉलिक्यूल्स की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे लिखोगे एवरेज, मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी गैसियस मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, और इसकी बात हमने काफी बार की है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। पर ध्यान है एब्सोल्यूट मतलब केल्विन स्केल में होना चाहिए टेम्परेचर। तो क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हाफ एम वी स्केयर होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर। बस यहाँ पे जो वेलोसिटी लेंगे हम कौन सी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि किसी हो सकता है ना, किसी मॉलिक्यूल की कुछ वेलोसिटी हो, किसी की कुछ Yes, sir. वेलोसिटी हो, किसी की कुछ वेलोसिटी हो। तो यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी लेनी है। तो एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो अगर ये फॉर्मूला लगूंगा हाफ एम वी स्केयर, तो क्या आ जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली दिस हाफ एम वी वी स्केयर एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चीज। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो इसमें ना एक छोटी सी हमें डेरिवेशन टाइप करनी है, ठीक है। तो मतलब काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है कि उसकी डेरिवेशन करनी है, काइनेटिक गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये फिजिक्स में भी करते हो आई थिंक तुम डेरिवेशन, फिजिक्स में वैसे ज्यादा अच्छे से करते हैं, केमिस्ट्री में तो कई बार इग्नोर ही कर देते हैं, बट फिर भी चलो हम करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, लिख लिया है ना ये पूरा, एक बार मैं तुम्हें अटेंडेंस भेज दूँ, लिखना है तो किसी को लिख लो, एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रूफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालो नेक्स्ट स्टेप में। काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। तो इसका होती क्या है पहले देख लो, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है। काइनेटिक गैस इक्वेशन इज बेसिकली इक्वल टू पी वी इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल एम, या फिर ऐसे लिख लो 1/3 स्मॉल एम सी स्क्वायर। पी वी इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल एम सी स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे वन बाय वन सबका मीनिंग क्या, किसको क्या बोलेंगे, किस चीज को क्या बोलना है, सब चीजें देखेंगे। पहले इसकी एक कर लेते हैं छोटी सी डेरिवेशन, ठीक है। तो सपोजिंगली डेरिवेशन करो, देखो डेरिवेशन ऑफ, हेडिंग डालो, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक, कई बार कुछ क्वेश्चंस खासकर एडवांस के क्वेश्चन डेरिवेशन के बेस पे आ जाते हैं, तो अगर हमें डेरिवेशन नहीं आती होगी तो उन क्वेश्चंस को हम इजीली नहीं कर पाएंगे। बाकी ज्यादातर मेंस और नीट के क्वेश्चन तो डायरेक्टली इक्वेशन बेस्ड ही आते हैं, बट कई बार डेरिवेशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिजिक्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए डेरिवेशन तो हमें आनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, एक कंटेनर है, जैसे इस तरीके का मान लो, ऐसे सपोज करना, एक सेकंड यहाँ पे बनाता हूँ, इतना अच्छा तो नहीं बनेगा बट देख लेना थोड़ा। ऑब्वियसली कंटेनर जो है क्यूब की फॉर्म में ले लो इसको, इस तरीके से 3D की फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस कंसिडर कर सकते हो, दिस इज मान लो एक्स एक्सिस,
ओहो, एक सेकेंड, तो इसमें डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाता पेन टैब से। ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है। इस तरीके से ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें ऑब्वियसली गैस होगी। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली गैस है। यहाँ पे इस तरीके से ये लेंथ मान लो एल है, ये हमारे पास एल है। ओहो, ये दिख रहा है क्या एल? नो सर। ठीक है, ठीक है, अब लिखो, यहाँ पे लिखो कंसिडर द मूवमेंट ऑफ, कंसिडर द मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, ऑफ अ सिंगल, मतलब हम सिंगल मॉलिक्यूल की मूवमेंट को कंसीडर करेंगे और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे इस इक्वेशन को। कंसीडर द मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल बिटवीन ऑपोजिट फेस ए एंड बी, बिटवीन ऑपोजिट फेस ए एंड बी। तो एक कंटेनर है, उनके दो ऑपोजिट फेस हैं। एक मान लो ये वाला फेस जो है वो ए फेस है, ये वाला फेस जो है वो बी फेस है, और यहाँ पे इन दोनों फेस के बीच में ऐसे मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तो कंसिडर द मूवमेंट ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल बिटवीन ऑपोजिट फेस ए एंड बी व्हेन मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिखो, व्हेन मॉलिक्यूल, व्हेन मॉलिक्यूल स्ट्राइक विद वन वॉल, स्ट्राइक विद वन वॉल, वन वॉल ऑफ द कंटेनर, वन वॉल ऑफ द कंटेनर। जब मॉलिक्यूल एक वॉल को स्ट्राइक करेगा कंटेनर की, इट बाउंसेस बैक, इट बाउंसेस बैक विद द सेम स्पीड, क्योंकि हमने बोला था ना कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है। इट बाउंसेस बैक विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड, एंड सब्सिक्वेंट, and subsequently same speed and subsequently just a second, subsequently strikes the opposite wall, strikes the opposite wall। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, एक जो है वो एक मॉलिक्यूल कंसिडर करो बिटवीन द फेस ए एंड बी। सपोजिंगली मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ए से बी की तरफ मूव कर रहा है विद स्पीड यू एक्स, मान लो स्पीड यू एक्स है उसकी। एक्स क्यों लिया, मतलब एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो यू एक्स स्पीड ले ली उसकी। ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो जब बी पे टकराएगा तो बाउंस बैक करेगा, तो सेम स्पीड से वापस आ जाएगा और फिर उस बॉल को टकराएगा। पहले इस बॉल पे टकराएगा, सेम यहाँ से आएगा, यहाँ 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 ऐसे मूव करता जाएगा। ठीक है, सब्सिक्वेंटली स्ट्राइक द ऑपोजिट बॉल, फिर से सेम स्पीड से बाउंस बैक करेगा। इस तरीके से चीजें चलती जाएंगी। ठीक है, अब देखेंगे विद स्पीड यू एक्स। देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन विद फेस बी, विद फेस बी, तो क्या होगा मोमेंटम, बताना जरा। मतलब यहां से सर मॉलिक्यूल एम चला है यू विद एक्स। एम यू एक्स, सिंपली मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम यू एक्स। ठीक है, यहाँ से चल रहा है विद यू एक्स स्पीड, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम यू एक्स। अभी बी पे टकराया नहीं है, बिफोर कोलिजन देख रहे हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा मोमेंटम, बताना जरा। माइनस एम सर यू एक्स। माइनस एम यू या, एक्स। वेरी गुड, माइनस एम यू एक्स। क्योंकि बस उसने बोला है कि स्पीड सेम रहेगी बट डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाएगी ना, जब यहाँ पे टकराएगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस एम यू एक्स। ठीक है, तो अब आगे अगर मैं तुमसे पूछूं, एक सेकेंड,
बताओ चेंज इन मोमेंटम, अगर मैं तुमसे पूछूं चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन, एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। तो पहले मोमेंटम कितना था, एम यू एक्स, MUX बाद में मोमेंटम कितना हो गया, माइनस एम यू minus एक्स। MUX. तो चेंज कितना आया, टू एम यू एक्स। इनिशियल से फाइनल माइनस कर दिया, चेंज Yes. तो ऐसे निकालते हैं ना, इनिशियल से फाइनल माइनस करके, तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम आया एक कोलिजन में कितना, टू एम यू एक्स। अब लिखो नेक्स्ट, टाइम टेकन, नेक्स्ट लिखो टाइम टेकन इन वन कोलिजन, इन वन कोलिजन, एक कोलिजन में टाइम कितना लगा। एक कोलिजन में कितना टाइम लगा हमको। देखो फॉर एग्जांपल टाइम कैसे निकालते हैं हम, जैसे देखो ध्यान से, ये मान लो एक मॉलिक्यूल यहां से चला, यहां से गया, बी पे टकराया, वापस आ गया। ठीक है, यहां से गया, बी पे टकराया, वापस आ गया। ये है एक कोलिजन, ये है टाइम एक कोलिजन का, एक ही कोलिजन हुआ ना, यहां से चला और एक बार कोलाइड करके वापस आ गया। ये है एक कोलिजन। एक कोलिजन में डिस्टेंस कितना कवर हुआ बताना जरा। सर 12। 2L, 2L डिस्टेंस कवर हुआ। और स्पीड कितनी थी, स्पीड तो यूएक्स ही थी। तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन इन वन कोलिजन में कैसे निकाल सकता हूँ, 2L अपॉन यूएक्स, 12 upon MUX. 12 अपॉन यूएस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ द नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो द नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड पूछूं मैं तुमसे अगर, तो 1 सेकंड में कितने आ जाएंगे, यूएक्स अपॉन 2L। भाई इतने टाइम में जैसे चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, अगर तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो, कि 2L अपॉन यूएक्स टाइम में कितने कोलिजन हुए, वन कोलिजन। वन कोलिजन। तो अगर कोई 1 सेकंड में पूछेगा तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 1/2L/UX। तो कितना आ जाएगा, UX/2L। तो दैट इज, सीधा क्या लिख सकते थे हम, द नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड, द नंबर ऑफ collisions in 1 सेकंड कितने हो गए, UX/12। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, एनीबडी, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो अब Yes, अगर sir. मैं पूछूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड अगर हम ले, पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो पर सेकंड निकालने के लिए टोटल चेंज इन मोमेंटम एक कोलिजन में कितना था, एक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितना था, 2m/UX। और Yes, जितना भी sir. टाइम लग, एक कोलिजन में जितना भी टाइम लग रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, पर सेकंड मिल जाएगा ना। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, एक कोलिजन में मोमेंटम चेंज कितना हो रहा था, इतना हो रहा था। एक कोलिजन में टाइम कितना लग रहा था, इतना लग रहा था। तो जितना भी टाइम लग रहा था पर सेकंड अगर निकालना है तो टोटल टाइम से डिवाइड ही तो करना पड़ेगा, अगर पर सेकंड निकालना चाहता हूँ। तो ये क्या आ Yes, गया, sir. चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, तो अब इसको 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, MUX² अपॉन L, MUX² अपॉन, यहां तक पहुंच गया। अब अगर तुमसे पूछूं द चेंज इन मोमेंटम, बड़ी है डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है बट इजी है, बहुत इजी डेरिवेशन है। एक बार पूरी कंप्लीट कर दूं फिर से मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करवा दूंगा, द चेंज अभी याद हो जाएगी तुम्हें डेरिवेशन। द चेंज इन मोमेंटम ऑन बोथ द फेस, on both the opposite face, on both the opposite face A and
B along x-axis per second would be डबल ही तो हो जाएगी 2m u(x²/l). देखो वो क्या बोल रहा है, ये तो हमने निकाला है एक कोलिजन के लिए, मतलब मॉलिक्यूल गया टकरा के वापस आ गया, एक ही कोलिजन हुआ, तो वो अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से मॉलिक्यूल गया बी को टकराया, फिर वापस Yes, आया ए sir. को टकराया, फिर यहाँ, तो दो कोलिजन हुए, मतलब दोनों ऑपोजिट फेज है। चेंज इन मोमेंटम ऑन बोथ द ऑपोजिट ए एंड बी, बोथ द ऑपोजिट फेस ए एंड बी दोनों पे टकरा के एक्स एक्सिस के लॉन्ग पर सेकंड में, तो ऑब्वियसली एक कोलिजन के लिए कितना आ गया था mu(x²/l), दोनों के लिए अगर ए पे भी टकराएगा बी पे भी टकराएगा तो डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2mu(x²/l), डबल हो जाएगा 2mu(x²/l। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो अब लिखो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो निकाल लिया, अगर तुमसे कोई वाई एक्सिस के लॉन्ग पूछे तो क्या करना है, बस एक्स की जगह वाई कर दो, कितना आ जाएगा 2mu(y²/l), 2mu(y²/l। और अगर तुमसे जेड एक्सिस के लॉन्ग पूछे, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड अलोंग जेड एक्सिस, कितना आ जाएगा 2mu(z²/l). ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। तो अगर हमसे अब ये मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी ले लिया, जेड के लॉन्ग भी ले लिया, वाई के लॉन्ग भी ले लिया, तो टोटल अगर बात करें हम, हेंस टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम देखें पर सेकंड, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड ऑन ऑल द फेसिस, सब फेसिस पे, सब डायरेक्शन के अलोंग देखें, ऑन ऑल द फेसिस टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड ऑन ऑल द फेसिस, सब डायरेक्शन के अलोंग, तो क्या आ जाएगा, सिंपली सबको ऐड कर दो, 2mu(x²/l प्लस 2mu(y²/l प्लस 2m, इसको हटा दो, 2mu(z²/l, यही आ जाएगा सिंपली। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें क्या करो, 2m/l तो कॉमन आ जाएगा, ये आ गया कॉमन, बचा क्या u(x² प्लस u(y² प्लस u(z²), ठीक है। तो इस u(x² प्लस u(y² को मैंने क्या बोल दिया, c², इसको मैंने सीधा सीधा बोल दिया c²। एंड व्हाट इज c इज, c जो है वो बेसिकली क्या है, सबका स्क्वायर हो रखा है, सबकी स्पीड का स्क्वायर हो रखा है और ऐड कर रखा है मैंने, तो एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द, मतलब एडिशन है स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, सब मॉलिक्यूल्स की। तो सी बस ये है, तो सी मतलब ये ध्यान रखना, आगे हम वो भी बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर की भी बात करेंगे। तो सी इज इक्वल टू नॉट मीन स्क्वायर स्पीड, ये मीन स्क्वायर स्पीड नहीं है, ये मीन स्क्वायर स्पीड नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ क्या हो रखा है, स्क्वायर है सब स्पीड का और एडिशन है। मीन के लिए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना उससे, जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, मीन तो तभी Yes, निकलता sir. है, एवरेज तो तभी निकलती है, तो ये मीन स्क्वायर स्पीड नहीं है सी, ठीक है। आगे लिखो, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, change in momentum per second is also called force, न्यूटन का सेकंड लॉ आई थिंक, पता ही है। चेंज इन Yes, sir. मोमेंटम पर सेकंड को फोर्स भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या था, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ही तो था, तो दैट मीन्स ये सब क्या है, फोर्स, तो इसको मैं फोर्स के इक्वल कर सकता हूँ, Yes, sir. 2m
ये हम मतलब आइडिया, अब तुम्हें डेरिवेशन को याद कैसे रखना है, हमें फोर्स तक पहुंचना है। तो फोर्स तक पहुंचने के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम निकाला, हर डायरेक्शन में निकाला, पर सेकंड निकाला, और वैसे वैसे करके हमने फोर्स के इक्वल कर दिया इसको। तो इस तरह से डेरिवेशन याद रहेगी तुम्हें। अब फोर्स को, फोर्स क्यों लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर जो है फोर्स से इंटरलिंक्ड होता है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है, 2mc² अपॉन एल। इसका एरिया कितना आ जाएगा, क्यू सर कितना होता है क्यूब का सरफेस एरिया, 6l²। ठीक है, 6l² आ जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 से 3 पे जाएगा, तो ये आ गया 1/3 mc² अपॉन l³। mc² अपॉन l³, यहाँ तक तो पहुंच गया। ठीक है, इस l³ को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, इसकी जगह v लिख सकता हूँ। देखना जरा एक मिनट। हाँ, तो उस l² की जगह यहाँ पे क्या है, p इक्वल्स टू 1/3 mc² अपॉन v। उस l³ की जगह मैंने क्या लिख दिया, ऑब्वियसली v लिख ही वॉल्यूम। सकता हूँ, वॉल्यूम लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, v को इधर ले जाओ, तो पी वी इक्वल्स टू 1/3 mc²। ये आ गया जो हमें प्रूफ करना था। दिस इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन। बट ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये क्या है, फॉर वन मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल को ही कंसिडर करके किया है ना हमने। यहाँ पे मास क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए यस कंसिडर सर। करके किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं क्या करूं, n के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो n मॉलिक्यूल्स के लिए करना, ये तो वन मॉलिक्यूल के था, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए करना, तो n के साथ मान लो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये रिलेशन किसके लिए बन गया, फॉर एन n मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स, फॉर n मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं क्या कर दूं, पीवी इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे ले लू कैपिटल mc²। अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं, फॉर फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल के लिए स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी, Na के इक्वल। यस Na सर। इंटू स्मॉल m करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल M बन जाएगा। दिस कैपिटल M इज नथिंग बट मोलर मास। तो कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं, Na इंटू स्मॉल m। स्मॉल m इज मास ऑफ, ये कैपिटल M क्या है, मोलर मास, मोलर मास। और ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। समझ आ रही बात। तो जब मैंने 1 मोल यस के लिए सर। करा, तो 1 मोल के लिए टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na। तो मैंने इसको Na, इसकी जगह पे Na रखा होगा। जब Na रखा तो Na इंटू स्मॉल m क्या हो जाता है, मोलर मास। तो ये इक्वेशन फाइनल, एक इक्वेशन याद रख लो, ये वाली सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ये रख लो, पीवी इक्वल्स टू 1/3 mc²। पीवी इक्वल्स टू 1/3 mc²। और ये m क्या है, मोलर मास। ये m क्या है, मोलर मास। दिस यस सर। इक्वेशन इज कॉल्ड काइनेटिक, यहाँ पे लास्ट में लिख लो, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, this equation is called kinetic gas equation, kinetic gas equation। एक बार फिर से मैं सब रिपीट करा देता हूँ। देखो माइंड में क्या रखना है कि हमें अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना है, प्रेशर तक। प्रेशर पर पहुंचने के लिए मैंने फोर्स, मेरे को फोर्स चाहिए क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पे पहुंचने के लिए मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। तो पहले मैंने क्या किया, सीधा मोमेंटम देखा, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया। फिर टाइम देखा, एक कोलिजन में कितना लगेगा, तो एक कोलिजन में इतना लगेगा, तो 1 सेकंड में कितने कोलिजन होंगे वो मैंने निकाल लिए, तो 1 सेकंड में इतने कोलिजन आ गए। तो अब चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इतना था, ओ सॉरी, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड निकालना था। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कैसे निकाल सकता था, चेंज इन मोमेंटम मेरे को पता था, और 1 सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे थे वो मेरे को, सॉरी एक टाइम, एक कोलिजन में कितना टाइम लग रहा था वो मेरे को पता था। तो एक कोलिजन में जितना टाइम लग रहा था उससे डिवाइड कर दिया, तो पर सेकंड कितना चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो आ गया मेरे पास। अब ये आ गया, मैंने पूरा देख लिया कि ए और बी के साथ टकराने पे कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अब फिर मैंने वाई एक्सिस देख लिया, जेड एक्सिस देख लिया, ठीक है, और फिर मैंने ऐड कर दिए सबको, और फाइनली ये रिलेशन मेरे को देखने को मिला। इसको फोर्स के इक्वल कर दिया, देन प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से मेरे को फाइनली रिलेशन मिल गया। तो ऐसा नहीं पूरा रट्टा मारना है, डेरिवेशन को थोड़ा सा माइंड में रखनी है, और बाकी ये
रिलेशन तो दिमाग में रखना ही है, पीवी इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल एम सी स्क्वायर। ओके, क्लियर है? किसी को Yes, डाउट इस sir. क्वेश्चन? No, sir. वेरी गुड। अब नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखो, फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल, फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स, इक्वेशन क्या है मेरे पास? पीवी इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल एम सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज और पता है मेरे को, फॉर 1 मोल पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? आरटी। क्योंकि वैसे क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एन आरटी होता है, बट एन की वैल्यू 1 है, तो सीधा क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू आरटी हो जाएगा। मतलब इस Yes, पीवी की sir. जगह मैं आरटी रख सकता हूँ, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, पीवी की जगह आरटी रख दिया तो आरटी अपॉन 1/3 कैपिटल एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज करो, 2 से मैंने 2/2 लिख दिया, कट ही जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/2 लिखने से कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 1/3 कैपिटल एम सी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, आर टी इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, 3 इधर ले आते हैं, 1/2 उधर कर देते हैं, 1/2 एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये क्या करो, ये 3 और 2 उधर ले आओ, तो इसको बना दो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। एक सेकंड रुको। हम्म, तो ये बन जाएगा इस साइड 3/2 आर टी इज इक्वल टू 1/2 एम सी स्क्वायर। दिस 1/2 एम सी स्क्वायर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। दिस 1/2 एम सी स्क्वायर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। सी क्या थी, बस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का एडिशन था। ठीक है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का एडिशन था, तो 1/2 एम सी स्क्वायर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, हाँ, और 3/2 आर टी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 3/2 आर टी। बट ध्यान रखिए, ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये भी रिलेशन याद रख लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर 1 मोल ऑफ गैस द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर टी। 3/2 आर टी प्रूफ कैसे किया, सिंपल डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं किया हमने। इसको 1/2 एम सी स्क्वायर बनाया बिकॉज इट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, 3/2 आर टी। फॉर 1 मॉलिक्यूल अगर देखें, फॉर 1 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, 3/2 आर टी अपॉन एन ए। भाई 1 मोल के लिए अगर इसके इक्वल है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक मोल में कितने Yes, मॉलिक्यूल्स sir. होते हैं, एन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल की And निकालनी है तो डिवाइड बाय एन करना पड़ना है। तो इसको एक और रिलेशन हम बोलते हैं 3/2 के टी, वेयर के जो होता है, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, एक सेकेंड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे साफ दिख रहा है, आर अपॉन एन ए के इक्वल है, साफ दिख रहा है, किसके इक्वल है, आर अपॉन एन ए के। बाकी कैलकुलेट कर सकते हो, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है yes, तुम्हें sir. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि तुम्हें आर की वैल्यू भी पता है, एन ए की वैल्यू भी पता है। बट अगर कैलकुलेट करना चाहो तो पुट करो आर की वैल्यू 8.314 एसआई यूनिट में ले रहा हूँ, एन ए की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.38 इंटू 10⁻23। यूनिट क्या आएंगे बताना जरा, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल किसके इक्वल आई, फाइनल रिलेशन अगर देखें तो इज इक्वल टू 3/2 के टी। दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल वेयर के इक्वल्स टू
R upon Na, where K equals to R upon Na for one molecule. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या याद रखना है, यही 1 मोल वाला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT। बस याद रखना है कि 1 मोल से जैसे 1 मॉलिक्यूल में आ जाएंगे, R क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। नहीं भी याद रखोगे तो तुम्हें पता ही है 1 मॉलिक्यूल की निकालने के लिए Na से डिवाइड ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसको रट्टा लगाना है हर चीज को, सब चीजें क्लियर है। ठीक है, Yes. एक दो रिलेशन याद रख लेना। 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है, और 1 कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के इक्वल होती है। ये एनर्जी कन्वर्जन में कई बार काम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सर एक बार पीछे मॉलिक्यूलर। वाला पेज दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, कर लो कर लो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एक बार ये भी टॉपिक कवर कर लेते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, फिर ही इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो करेंगे। ठीक है, सर डन। और फिर ऑलमोस्ट हमारा आइडियल गैस तो खत्म हो ही जाएगा, फिर बचेगा रियल गैस। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो सबसे पहली स्पीड आरएमएस स्पीड। क्या मतलब होता है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, दूसरा द एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड। तीसरा द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एमपीएस से, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सबका मीनिंग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड की। एक मिनट, आगे स्टार्ट करने से पहले ना जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेना है यहाँ पे। मैं जस्ट पानी पी के आया, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक। यस सर। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक लेना, मैं जस्ट पानी पी के आया, 2 मिनट। ओके। हाँ भैया, आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, बात करें, सबसे पहले बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
द रूट मीन स्क्वायर स्पीड बेसिकली रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है? फॉर एग्जांपल मान लो सब मॉलिक्यूल्स की, मान लो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, एन मॉलिक्यूल्स है, तो सबका सब की स्पीड का स्क्वायर करो पहले, C1 C2, ये C1 क्या है पहले मॉलिक्यूल की स्पीड, C2 दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड, ऐसे एन तक जाएंगे। तो C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस सोन एन तक, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबका स्क्वायर किया, मीन निकाला। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन से डिवाइड करना पड़ेगा ना। Yes, मैंने क्या sir. किया, सबकी स्पीड का स्क्वायर किया, ऐड किया और एन से डिवाइड किया, तो मीन आ गया। तो ये क्या आ गया? मीन स्क्वायर स्पीड आ गई, और बाद में उसका पूरा अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो क्या बन गया? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, समझ गए ना बात को? Yes, sir. ये तो नॉर्मली हो गया। अब इसमें देखते हैं पीवी इक्वल्स टू 1/3 MC स्क्वायर, ये 1 मोल के लिए, ये रिलेशन था 1 मोल के लिए, और 1 मोल पीवी इक्वल्स टू 1/3 MC स्क्वायर। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए अच्छे से। तुम्हें भी अगर कोई रिलेशन याद ना हो रहा हो, कम से कम उसको कॉपी पेन लेके 10 बार लिख लो, लिखने से चीजें याद हो जाती है। 1/3 MC स्क्वायर इक्वल्स टू पीवी है। यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? 3PV अपॉन कैपिटल एम। सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अंडर रूट 3PV अपॉन एम, अंडर रूट 3PV अपॉन एम। ठीक है, और इसी को क्या हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोल सकते हैं? इसी को क्या हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोल सकते हैं? एक सेकंड रुकना, ये जो सी था यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, हम्म हम्म यहाँ पे ये सी स्क्वायर था ना। ठीक है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल थी? यहाँ पे नीचे एन भी आना चाहिए। नीचे एन नहीं है इसके, एक सेकंड रुकना, नीचे एन नहीं है। एन के लिए अगर डिफाइन करेंगे तो ये 1 मॉलिक्यूल के लिए था, इनटू एन करना पड़ेगा। अच्छा हाँ ठीक है, देखो देखो क्या होगा, यहाँ पे जैसे इनटू एन है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसी सी को कैपिटल एम, ये 1 मोल के लिए निकाल लिया हमने, सेकंड रुको, इसको अगर एन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एन से एन कट जाएगा, सी अपॉन एन। ये गड़बड़ क्यों हो रही है इसमें? क्योंकि ये सी यहाँ पे अंडर रूट 3p1, इस सी को रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोल रहे हैं, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड तो तभी बोल पाएंगे, एन से डिवाइड भी तो होना चाहिए। यहाँ पे जो सी हमने निकाला था, दिस सी इज बेसिकली ये, इसका स्क्वायर हो रखा है, ऑब्वियसली स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट तक तो सही है, पर डिवाइड बाय एन भी चाहिए। डिवाइड बाय एन कहाँ से मिस हो रहा है हमारे में? देखना जरा, डिवाइड बाय एन हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं? ये सी है, अगर यहाँ पे ये रिलेशन है ना, एन से डिवाइड करें, एन से मल्टीप्लाई करें, ये पता नहीं यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है रिलेशन में। चलो कोई नहीं, फिलहाल लिखो, बाद में देखेंगे इसको क्या गड़बड़ हो रही है। इसको अभी लिख लो फिलहाल, बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये सी जो यहाँ पे निकल के आया, अंडर रूट 3PV अपॉन एम, दिस सी इज बेसिकली रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसका रिलेशन क्या आ गया? अंडर रूट
3p/M इज इक्वल टू अंडर रूट पीवी की जगह पे हम आरटी भी लिख सकते हैं। एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड। हाँ भाई, पीवी की जगह पे हम आरटी भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, RT/M इज इक्वल टू, एक चीज और लिखी जा सकती है इसकी जगह पे, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम अपॉन मास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेंसिटी। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन मास की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अपॉन डेंसिटी भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इस रिलेशन को। या फिर एक और तरीका है 3kT/M। ये वाला रिलेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी Yes, थ्री sir. 3/2 kT। बट एक चीज का ध्यान रखना है, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए थी, दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम kT/, यहाँ पे हमें स्मॉल m लिखना पड़ेगा, बस ये बात, यहाँ पे मोलर मास नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल m आएगा, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की बात थी ना वहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल m। तो ये रिलेशन सब याद करने हैं हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड के, ये रिलेशन सबके सब हमें याद रखने हैं फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, द एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो है होती है वो किसकी इक्वल होती है, बेसिकली क्या करेंगे, सबको ऐड करो, सबकी वेलोसिटी को ऐड करते जाओ अप टू Cn और डिवाइड कर दो n से, यही होगी एवरेज वेलोसिटी। इसी को क्या Yes, बोलते right. हैं, एवरेज वेलोसिटी। इसकी अब कुछ डेरिवेशन डेरिवेशन नहीं करनी, सीधा इसमें रिलेशन लिख दो यहाँ पे। वी एवरेज जो होती है, तुम्हें सिर्फ याद रखना है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं करनी। वी एवरेज किसके इक्वल होती है, अंडर रूट 8PV/πm कैपिटल M इज इक्वल टू, एक क्या लिख सकते हैं, पीवी की जगह पे RT। मेन तो यही दोनों रिलेशन चलते हैं, ये वाले दोनों। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 8P/डेंसिटी, डेंसिटी वाला तो ना के बराबर यूज होता है। और लास्ट अंडर रूट 8kT/m। तो सेम रिलेशन वैसे भी हो जाएंगे, बस यहाँ पे 3 की जगह पे 8/π आ गया, 3 की जगह पे क्या आ गया, 8/π। तो ये रिलेशन तुम्हें याद करने, ये सिंपल इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल इस पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है। रिलेशन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड वन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, दिस इज डिफाइंड, इसमें लिखो, this is defined as the speed, this is defined as the speed possessed sorry possessed by the maximum number of molecules, of a gas at a given temperature, so this is defined as the speed possessed by the maximum number of molecules of gas at a given temperature। देखो, मान लो एक कंटेनर है जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड कुछ है, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड कुछ है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड।
मतलब प्रोबेबल मतलब ज्यादा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है जिस स्पीड की ज्यादा। मान लो 10 मॉलिक्यूल्स उठाए, जिसमें से 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिसकी स्पीड तीनों की 2 मीटर पर सेकंड थी, तो दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की होंगी। सर इसमें एवरेज नहीं लेंगे वैसे? नहीं, कुछ एवरेज नहीं, क्योंकि कुछ नहीं, बस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे होंगे, सिंपल। जैसे मैंने बताया ना, मान लो 20 मॉलिक्यूल्स है, उसमें से 8 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसकी सेम स्पीड है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सर जो चाहे सबसे ज्यादा कम हो मॉलिक्यूल। चाहे ज्यादा? डिपेंड नहीं करता, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इट कैन बी ओके सर। एनीथिंग, बस वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पोजेस करने चाहिए। तो ओके। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का यहाँ पे लिखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका भी तुम्हें बस रिलेशन याद रखना है, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। दैट इज 2 PV अपॉन कैपिटल एम। इसमें 3 था, इसमें 8/पाई आ गया, यस इसमें सर। 2 आ गया, बस इतना डिफरेंस है। 2RT अपॉन कैपिटल एम, 2P अपॉन डेंसिटी, 2KT अपॉन स्मॉल एम। इस तरीके से याद रखना है, 2 8/पाई और 3 ठीक है, बस हो गया। तो अब अगर मैं तीनों में रिलेशन देखूं, VRMS रेशो, V एवरेज रेशो, V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो सब चीजें तो सही सेम ही है, बस फर्क इसका यहाँ पे √3 आ जाएगा, बाकी कट जाएगा सब कुछ, 8/पाई आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है √3 की, वन वन पॉइंट 1.7। 1.732 कुछ होती है। इसकी सॉल्व करोगे तो आ जाएगी, पता नहीं कितनी आएगी। ये एक सर काम टू करो, इंटू 1.4। चलो इस काम करते हैं, √2 से सबको डिवाइड कर दो, सबको √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3/√2, ये आ जाएगा √8/2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है कुछ 1.224, ये आता है 1.128, और ये 1, ये रेशो हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो किस, क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो कि दिख ही रहा था पहले भी, उसके बाद आती है एवरेज, फिर आता है मोस्ट प्रोबेबल। तो ऑर्डर अगर देखोगे तो RMS स्पीड सबसे ज्यादा, देन एवरेज जो बीच में ही आ रही है, और लास्ट में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है भाई, यस। क्लियर है, बस ये हो गया। बस इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं, बाकी यही था, बस यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, एक दो चीज इसमें बाकी है, क्वेश्चंस है थोड़े से, और एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ है, बस फिर ये आइडियल गैस खत्म हो जाएगा, फिर रियल गैस बाकी है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सबने, यहाँ तक क्वेश्चंस करें कुछ। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी in a container of capacity of 4 liter, there are there are 10 is per 23 molecules, each of mass, each of mass is 3 into 10 is per minus 25 kg. If RMS speed, if oh, if RMS speed, if RMS speed is 2 into 10 is per 2 meter second, 2 into 10 is per 2 meter per second, then calculate pressure of gas, then calculate pressure of gas, pressure of gas करना है इसको।
उस डेरिवेशन में ना आई थिंक थोड़ी सी हमने गलती की है, इसको ऐसे लिख सकते थे। इसको ना थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसी में थोड़ी गड़बड़ की थी आई थिंक हमने। देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको डिवाइड बाय n और मल्टीप्लाई बाय n कर दूं, कर सकता हूँ ना? या फिर जैसे इसमें सब मॉलिक्यूल्स की ऐड करके, या इसमें ना एक गड़बड़ और भी की है हमने, सबको सब मॉलि ये तो एक मॉलिक्यूल की आई थी ऑन ऑल द फोर्सेस, ये तो एक मॉलिक्यूल की आई थी, ऐसे सब मॉलिक्यूल्स को ऐड करना था, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय n इंटू कैपिटल N करना था। वहां से ये जो स्पीड थी, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड आनी थी। ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी है इसमें। चलो इसको ऐसे भी लिख लो। अब ये स्पीड क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी ना इस बार। अब ये जो सी स्क्वायर है, इसको हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोल सकते हैं इस केस में। बट यहाँ पे स्मॉल साथ में कैपिटल एन भी आएगा। कैपिटल एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी स्मॉल एन। तो ये स्मॉल एन चलेगा साथ में। तो ये स्मॉल एन मतलब सीधा रिलेशन यही मिल जाएगा हमें, डायरेक्टली हमें ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। समझ रहे बात को? यस तो सर। ये करते तो यहाँ पे सी जो आ जाता वो क्या आ जाता, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये थोड़ी सी हमने गलती कर दी थी डेरिवेशन में। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्योंकि स्क्वायर हो रखा है ना, तो अंडर रूट तो होगा ही, तो तभी तो इसका स्क्वायर हो रखा है। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, तो एन यहाँ पे आ जाए, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है, बस ये याद रखो कि इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन है, दिस सी इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, Yes. Sir, question answer 5.5 into 10 raised to the power 2. 5.5 इंटू 10 इज, एक मिनट, नहीं देखो रिलेशन वो यूज करेंगे, सिंपल पीवी इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल एम एन सी स्क्वेयर। ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 4 लीटर। प्रेशर हमें निकालना है, 1/3 स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻25, एक मॉलिक्यूल का जो मास है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10⁻23 है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड 2 × 10⁻2 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 × 10⁻4। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लो, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10⁻23 27, और -25 10⁻2 हो जाएगा। Yes, sir. यूनिट देख लो, सब लीटर में है। Sir, 10 raised to the power 6 हो गया ये तो। नहीं सर, 10 raised to the power 2 ही है सर। टू टू ही होगा ना। Yes, sir. Yes, और ये यूनिट किस में आएंगे, एटीएम में। yes, sir. लीटर में लिया है नहीं, ये केजी में है ना एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है, इसको ऐसा यूनिट में करो सबको, क्योंकि ये केजी में है, ये केजी में है ना, ये गड़बड़ हो, ये मीटर पर सेकंड भी, ये भी क्या हो गया, ऐसा यूनिट में हो गया, तो सब सब चीजें ऐसा यूनिट में है, तो इसलिए सबको ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा। तो ये 4 लीटर है, इसको ऐसा यूनिट में करोगे तो 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे Yes, sir. इसको 4 × 10⁻³, 4 से 4 अभी भी कैंसिल है, तो अभी प्रेशर यहाँ से आ रहा था 10⁻², और ये इधर जाएगा तो कितना, 10⁻3, तो 10⁻5, बट आएगा किसमें अब, ऐसा यूनिट Pascal. मतलब पास्कल में आ जाएगा, पास्कल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट Yeah. मतलब पास्कल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन जूल of 8 gram of methane, of 8 gram of methane at 27 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या होगा इसका आंसर।
हाँ भाई हुआ नहीं, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। 1870.65. हाँ सही है, 3/2 RT। 1872 के राउंड आएगा शायद, थ्री Yes, बाई sir. टू आर टी ठीक है, तो बस इसमें क्या करना पड़ेगा, 3/2 आर की वैल्यू ले लो 8.314। टेम्परेचर कितना दे रखा था, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। ये रिलेशन तुम्हें याद होगा किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। दिस इज फॉर 1 मोल। तो मोल्स अगर निकालने हो मीथेन के तो कितने आएंगे, 8 अपॉन इसका मोलर मास कितना 16, तो ये कितने आ रहा है 0.5। 0.5 तो 1 मोल के लिए अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो इनटू क्या करेंगे, 0.5 ही करेंगे ना, जितने भी मोल्स के लिए निकालनी है। एक गलती करती है, 300 केल्विन आएगा, तो 300. इस Yes, sir. इंटू 0.4। 1 मोल के लिए इतनी है, तो जितने भी मोल्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या है। बस यहाँ से आंसर निकालोगे, अप्रोक्सीमेटली 1872 जूल्स के अराउंड आंसर आ जाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन। कैलकुलेट the RMS speed. Calculate the RMS speed of H2 molecule at STP. करो इस क्वेश्चन को। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल एम। आर की वैल्यू ले लो 8.314। टेम्परेचर एसटीपी बोला है तो टेम्परेचर 0 केल्विन मतलब 273। यस सर। और मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 2। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड। अच्छा सॉरी सॉरी, सिंपली पूछा है कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा अराउंड तुम्हारा, आई थिंक आएगा 1845.15 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ठीक है भाई, चलो कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है। एनीबॉडी? क्लियर है चीजें? ठीक है, यस सर। सो बेसिकली यहाँ पे एंड करते हैं आज का लेक्चर। तो शीट इसकी कंप्लीट कर लेना, आइडियल गैस वाली। लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में इसकी शीट जरूर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। यस तो सर। बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, फिर हम रियल गैस करेंगे। रियल गैस में 1-2 लेक्चर लगेगा, देन बेसिकली चीजें हो जाएंगी अपनी अपना। देखो सिलेबस हमारा ठीक है, ये चैप्टर होते ही हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हो चुका है। सिलेबस तो ठीक है हमारा, ऐसा कुछ पीछे नहीं चल रहे हम। बस यही गलती की थी कि वो चैप्टर हमने पहले कर लिए थे गलती से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर हमें सॉलिड स्टेट करना चाहिए। स्टेट यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय तब तक के लिए। ओके बाय बाय। गुड आफ्टरनून सर।